नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू रेलवे वाला में। और आज के इस वीडियो में फिर से आज का है चौथा दिन। पिछले 3 दिन की वीडियो की मैंने बना दिया प्लेलिस्ट, जाके चैनल पे देख लो, एकदम धमाल मचा दोगे। भैया आप किसकी तैयारी करा रहे हो? ये साइंस कहाँ पे आने वाली है? आपकी एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, डीआरडीओ, जहां भी साइंस का रोल है वहां से इस वीडियो से पूरी की पूरी साइंस फंसाने की मेरी गारंटी है। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, आसान भाषा है और आउट ऑफ आउट का मेरा वादा है आपसे। आप जब एग्जाम में जा रहे होंगे या फिर किसी भी ऑनलाइन टेस्ट में लगा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे आप एकदम धुआं धुआं कर रहे हो। तो दोस्तों, पहले दिन मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। ये टारगेट सीरीज मैंने चलाई है, 10 जनवरी से मैंने शुरू की है। मेरा अनुमान है कि मैं 10 फरवरी तक इसे खत्म करा दूंगा। केमिस्ट्री में ये टॉपिक हैं, बायोलॉजी में ये टॉपिक हैं, फिजिक्स में ये टॉपिक हैं और पर्यावरण के ये टॉपिक हैं। ये सारे के सारे मैं खत्म कराऊंगा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर टेक्स्ट बुक पर जहां आपका मन करे यार एग्जाम टेस्ट लगाना और फिर मुझे बताना कि इसका फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, तो मेरा जो पहला चैप्टर है वो मैंने फिनिश करा दिया, दूसरा चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया। आज बारी है हमारे तीसरे चैप्टर की। तो मैं बिल्कुल यार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी की चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की। तो ये मेरा पहला चैप्टर हुआ है, दूसरा मतलब करा दिया। प्लेलिस्ट जाके देख लो। अब मैं कराऊंगा आपकी ये वाला परमाणु एवं अणु, इसे समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लो जी सर, ये आ गया आपका परमाणु एवं अणु। दोस्तों, एक एक चीज छांट के प्रीवियस को ईयर को ध्यान में रखे हुए, हर चीज को ध्यान में रख के ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो परमाणु है क्या चीज, परमाणु क्या है? तो देखो, ये हमें पता थी कि यार ये कोई भी चीज हो इसे हम पदार्थ कहते हैं। भाई ये कोई भी चीज जगह घेरे तो ये पदार्थ हो गई। हाँ भैया, आपने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई भी चीज जगह घेरे तो पदार्थ है। तो मान लो ये पेन है, ये पदार्थ है। हाँ जी भैया पदार्थ है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बन गया। हाँ जी भैया बन गया, ये भी बात हमने पढ़ ली। लेकिन अब मामला यहां फंस रहा था साइंस में कि कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनी है, उन कणों को क्या कहते हो यार, उन कणों को क्या कहते हो? तो इन्हीं कणों को तो हम परमाणु कहते हैं। क्या बात है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु शब्द की खोज तो की थी डेमोक्रिस्ट ने। परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिस्ट ने की थी, लेकिन परमाणु के ऊपर सिद्धांत जो दिया था, परमाणु के बारे में जिन्होंने रिसर्च की थी, बताया था कि यार परमाणु ये होता है, परमाणु वो होता है, परमाणु ऐसा होता है, परमाणु वैसा होता है, वो सबसे पहले बताया था हमारे जॉन डाल्टन सर ने, ठीक है। भैया परमाणु होता कितना छोटा है, बहुत छोटा होता है। क्या फिर भी तो बता तो दो यार। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी नैनोमीटर में इसकी त्रिज्या होती है। तो सोच लो अब कितना छोटा होता है ये आपका परमाणु, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में जानेंगे। अब देखो, परमाणु का विशेष अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु पेश किए, परमाणु सिद्धांत पेश किए और परमाणु के बारे में अपने अपने मत दिए। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है। मैंने बोला आपसे यार पेन के बारे में तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? आपने बोला कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नीले कलर का पेन है, या फिर इसका कैप ऐसा है, या फिर इसमें और कोई कलर की हम स्याही नहीं भर सकते। मान लो आपने ये मत दिए। और मान लो दूसरा आपका भाई हुआ, उसने दिमाग लगाया कि यार इस पेन में हम दूसरी भी स्याही भी भर सकते हैं, या फिर हम इस पेन के साथ ये कर सकते हैं, इस पेन के साथ वो कर सकते हैं। आपने जो पहले दोस्त ने जो चीज़ें बताई वो थोड़ी गलत हुई, फिर आपने देखी इसमें सुधार किए। तो ऐसा होता है कि परमाणु के ऊपर बहुत सारी चर्चा चलनी थी उस समय वैज्ञानिकों में। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो अलग अलग परमाणु सिद्धांत दिए अलग अलग लोगों ने। तो आज इसी को हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है ना। किसने किसने कैसे कैसे बताया। तो सबसे पहले हमारे कौन है, ये हैं चचा डाल्टन। कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, वो क्या कह रहे हैं। उनने सन 1808 में ये प्रस्तुत किया। और भैया क्या बताया उन्होंने बताया कि इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को तोड़ूं
और तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो छोटे छोटे कण मिलेंगे और उन्हीं छोटे छोटे कणों को मैं परमाणु कहूंगा। और जब मेरे पास छोटे छोटे कण आ जाएंगे, परमाणु आ जाएंगे, तो फिर वो आप उन्हें नहीं तोड़ सकते। आप परमाणु को तोड़ नहीं सकते। फिर इनका मानना था, डाल्टन साहब का। अच्छा भैया, तो किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। ये एक और बात बोल गए। क्या बोल गए? कि किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बात बोली। और इनके अनुसार सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। भाई ये तो बोलना है कि हर चीज भैया छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, उन्हें मैं क्या कह रहा हूं? परमाणु कह रहा हूं। और परमाणु को आप कभी तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब लास्ट स्टेज परमाणु पर रुक गई। भाई लास्ट स्टेज परमाणु पर रुक गई। लेकिन अभी इनका सिद्धांत देखना गलत होगा। बाद में पता चला कि यार परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं, परमाणु में ये होता है, परमाणु में वो होता है, परमाणु में ये होता है, उसे भी तोड़ सकते हैं। तो इनकी थ्योरी, ये सिद्धांत गलत साबित होगा आगे चलकर। फिलहाल हमने इनके बारे में जाना कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, सन 1808 में दिया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, ये अविभाज्य है, इसे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इनके अनुसार सबसे छोटा कण परमाणु है। ठीक है। अच्छा भैया, डाल्टन की गलती क्या रही फिर? यार डाल्टन की जो गलती रही, उसकी जो लिमिटेशन थी, उसके सिद्धांत की, उसके प्रिंसिपल की जो लिमिटेशन थी, वो थी कि परमाणु भी विभाजित हो सकते हैं। यानी बाद में जब आगे रिसर्चें चली, खोज हुई, सिद्धांत दिए, तो लोगों ने बताया अरे परमाणु तो विभाजित हो सकता है। अच्छा हाँ। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि तत्व के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। और ये ऊपर क्या बोल रहे थे कि किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। अच्छा, इसका मतलब इनकी तो सारी की सारी बातें मतलब गलत साबित हो गई। हाँ जी, सारी की सारी बातें गलत साबित हो गई। यानी परमाणु विभाजित भी हो सकते हैं और परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा कि 1s1, 1s2, 1s3। यार ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 3 है। इसका मतलब तत्व के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं और वो ऊपर कह रहते नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इनकी सारी बातें कही हुई गलत साबित हुई। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सी सन में आया था? किसके अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण है? तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है। अच्छा भैया आगे चलो। अब देखो, कुछ तत्वों के प्रतीक डाल्टन जी ने दिए। यानी जो भी तत्व हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, तो उन्होंने बताया कि यार हम इनको ऐसे ऐसे पहचाना करेंगे। जैसे कि एक गोला है, उसमें ब्लैक 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 ऐसे बिन भर दिया। बोले जी अगर मैंने ऐसे ऐसे कहीं लिख दिया तो उसका मतलब वहां कार्बन है, और मैंने खाली गोला भर दिया तो उसका मतलब ऑक्सीजन है। और अगर मैंने एक सर्कल के बीच में इस तरह से ये चिन्ह बना दिया तो आप कहोगे ये फॉस्फोरस है। अच्छा भैया, और यदि मैंने प्लस का चिन्ह बना दिया तो ये सल्फर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्या यार? एग्जाम में पूछा जाता है यहां से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस 12 याद कर लो, यहां से आपके एग्जाम में सीधा फंसेगा। इस तरह से दे देगा, इस तरह से कि बताइए ये जो चिन्ह है ये किस चीज का है? तो ये है पारे का। ठीक है। तो इन्होंने, डाल्टन जी ने कुछ प्रतीक बताए थे कि भैया हम इन चीजों को ऐसे ऐसे पहचान सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या घटना घटी कि डाल्टन के बाद एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि यार तत्वों के जो प्रतीक हैं उनको तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से बनाओ। उन्होंने क्या बताया कि यार जैसे ये जो चिन्ह बना रहे थे, अभी हम ये चिन्ह बना रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन के लिए ऐसे बना रहे हैं, फॉस्फोरस के लिए ऐसे बना रहे हैं, सल्फर के लिए ऐसे बना रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि यार ये सब मत बनाओ। फिर भैया क्या करें? इनका जो नाम है ना, जैसे फॉस्फोरस है, पी आ गया तो पी बना दो, एस आ गया तो एस बना दो, ऑक्सीजन है तो ओ बना दो, कार्बन है तो सी बना दो, हाइड्रोजन तो एच बना दो, सिल्वर है तो एस बना दो, गोल्ड है तो जो भी, मतलब इन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे बना के देखो, इन्हें ऐसे बनाओ। तो वो कौन थे वैज्ञानिक? वो वैज्ञानिक थे आपके बर्जिलियस। कौन थे वो? बर्जिलियस। यानी प्रश्न पूछा जाता है
कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सुझाव दिया कि तत्वों को उनके नाम से जाना जाए, उनके अक्षरों से उनकी पहचान हो। तो वो थे बर्जिलियस, और बर्जिलियस की दो शर्तें थी कि पहला अक्षर तो हमेशा बड़ा होगा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लो एल्यूमिनियम आप लिखना चाहते हो तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है एल, तो एल मैंने ऐसे लिख दिया, एल मैंने ऐसे लिख दिया, एल मैंने ऐसे लिख दिया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, मगर ये सही है। भैया ये गलत क्यों है? आप एल्यूमिनियम ऐसे लिख नहीं सकते केमिस्ट्री में, बहुत मार पड़ेगी। भैया क्यों मार पड़ेगी मुझ में? अरे भाई बर्जिलियस साहब की बेइज्जती हो जाएगी यार। बर्जिलियस साहब क्या कह रहे हैं कि पहला अक्षर बड़ा होगा दूसरा अक्षर छोटा होगा, तुमने दोनों बड़े कर दिए तो खत्म, दोनों छोटे कर दिए, ये भी गलत। एक बड़ा और दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, और बर्जिलियस साहब हो गए खुश। लो जी ये आदमी बढ़िया है, बर्जिलियस का ये रिश्तेदार है, ये तो दुश्मन है, ये तो गलत नियम से जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा अब समझो ये वाला पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो मुझे एक बात बताना तुम, मान लो पानी है 100 ग्राम, अच्छा, और 200 ग्राम है चीनी, अच्छा, 50 ग्राम है नमक, ओके, तुमने बना दिया शरबत। तो शरबत बताना कितने ग्राम का बनेगा? 100 ग्राम पानी, 200 ग्राम चीनी और 50 ग्राम नमक। तो भैया जो शरबत बन के आएगा ना वो 350 ग्राम का आएगा। यानी यहाँ का जो द्रव्यमान था, यहाँ का जो द्रव्यमान था वो एक रिएक्शन हुई, हमने कराई, यहाँ पर एक क्रिया हुई, शरबत बन गया, तो द्रव्यमान तो बराबर रहा ना। भला भाई जहाँ 350 ग्राम था अलग अलग, यहाँ पर पूरा 350 मिला हमें, तो इसका मतलब द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। भाई द्रव्यमान में कोई बदलाव थोड़ी नहीं हुआ। और कोई भी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो एक इस तरह का एक चिन्ह लगाते हो आप, आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा हुआ, इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं इन्हें बोलते हैं हम अभिकारक, और ये इधर जो बन बन के निकलते हैं इन्हें बोलते हैं हम उत्पाद। भैया कहना क्या चाह रहे हो जरा समझाना, आइए जरा समझते हैं। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेबोजियर ने दिया था। क्या कह रहे हैं? किसी भी रिएक्शन में यानी किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं, तो इनका जो द्रव्यमान है, मान लो ये थे अभिकारक और ये बन गया आपका उत्पाद, तो इसका जो द्रव्यमान है, अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो आपके उत्पादों के बराबर होगा। अच्छा भैया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप कर लो, ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, पूरी जान लगा दी आपको समझाने के लिए। अच्छा भैया, एक नियम है स्थिर अनुपात का नियम, खूब पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? अब बच्चे की खोपड़ी खराब, याद ही नहीं हो पा रहा, वो फंस गया। तो देखो स्थिर, अगर आप स्थिर रह के पढ़ाई करोगे ना तो मुझे बड़ा प्राउड फील होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। स्थिर तो प्राउड फील करेंगे आप, यदि आप स्थिर होकर पढ़ाई करोगे तो आपके माँ बाप आप पर प्राउड फील करेंगे। तो स्थिर का मतलब होता है प्राउस्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड हो, चाहे प्रकृति से प्राप्त हो या प्रयोगशाला में बनाऊं मैं उसे, तो उसमें जो तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित ही होगा। भैया जरा समझाना ये कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे कि पानी का सूत्र ये होता है, अब चाहे तो तुम इसे नल से निकाल दो, चाहे नदी से निकाल लो, चाहे समुद्र से निकाल लो, या फिर आप इसे लैब में बना लो, लैब में बना लो। हाँ तो फिर भैया इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि इसके जो द्रव्यमान है ना वो फिक्स रहेंगे। यानी मान लो ये नदी का पानी है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 2। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 16। भैया ये 2 कैसे कर दिया, ये 16 कैसे कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी आगे पढ़ाऊंगा यार, रुक जाओ। द्रव्यमान बताऊंगा, द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, पूरा चीज पढ़ाऊंगा। बस आप थोड़ा याद रख लो कि इसका हो गया 2, इसके हो गया 16, तो काट पीट के 1:8। तो इस तरह से ये रहता है। यानी पानी को हम कैसे भी प्राप्त कर लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा ऑलवेज 1:8 ही होगा। ये है स्थिर अनुपात का नियम। और यदि स्थिर रहोगे तो माँ बाप करेंगे प्राउड, तो प्राउड मतलब प्राउस्ट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये समझते हैं, यहां पर मामला फंसता है पूरा।
देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो अभी हमने जो गलत बात साबित की थी डाल्टन साहब की, हाँ भैया डाल्टन साहब की गलत बात साबित कर दी थी तुमने। तुम ये बोल रहे थे कि परमाणु परमाणु जो है टूट सकता है, यानी परमाणु, वो डाल्टन साहब तो बहुत पीछे पड़े थे तुम्हारे, परमाणु नहीं टूटेगा बच्चों, परमाणु नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ खुरापाती आए, उन्होंने परमाणु को तोड़ दिया। अच्छा, परमाणु को तोड़ दिया, तो परमाणु में फिर क्या क्या निकला टूट के? तो तीन चीजें निकली। क्या क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला। अच्छा भैया, इसका मतलब परमाणु में तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन ने करी है? यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोटॉन किसने की है, न्यूट्रॉन किसने की है, इस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश कितना होता है, इस पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, आराम से याद कर लेना। इसमें समझाने का कोई चीज नहीं है बिल्कुल। बस ऐसे मान लो, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का और ये होता है पॉजिटिव, तो माइनस और पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज होता शून्य। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। किसके? न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के। अच्छा भैया ठीक है, मुझे ये भी समझ में आ गया। अब जरा मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ भैया, जो एम एन ये इस तरह से मैंने ये लिख रखा है, ये क्या चीज है? ये चीज है कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का तो द्रव्यमान लगभग बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने पॉइंट बना के लिख रखा है। ठीक है भैया, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। अभी तो आप बता रहे थे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, तो इसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करूंगा, इसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करूंगा कि यार गोल्डस्टीन का नाम क्यों ले रहे हैं, फिर रदरफोर्ड का क्यों नहीं ले रहे, रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, वो सारी चीजें थोड़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि उन्होंने गोल्डस्टीन साहब ने एक प्रैक्टिकल किया था, तो उसमें जो रेज निकली थी ना, उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन रखा था। वो सारी चीजें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो हम वीडियो को थोड़ा सा खींच के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद कर लोगे आप, आराम से कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अब समझते हैं अणु क्या है। अरे भाई अभी आपने परमाणु पढ़ लिया, परमाणु पढ़ लिया ना, परमाणु क्या है, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जा रहे हैं, परमाणु के ऊपर किस किस की बहस हुई है, सारी चीजें पढ़ ली। अब हम समझेंगे अणु क्या है। अणु, तो अणु जो शब्द है ना, वो दिया है ओस्टवाल्ड ने और डेमोक्रिस्ट ने, याद रखना यार, ये ओस्टवाल्ड ने और डेमोक्रिस्ट ने दिया है। तो अणु है क्या चीज? तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये H2O है, तो ये पानी का एक अणु है। अच्छा भैया, लेकिन इसमें 3 परमाणु हैं, समझ में नहीं आया, जरा मुझे बता दो तो समझो। जैसे कि H2O मैंने यहां लिख दिया, तो ये पानी है, पानी का ये, यानी ऐसे समझ लो एक पानी, क्या है? एक पानी, तो एक परमाणु है ये। अच्छा भैया, अगर मैं यहां 2 लगा दूं, इस तरह से 2 लगा दूं, तो ये 2 पानी यानी 2 परमाणु। अच्छा भैया, और जो अभी आप अणु बता रहे वो क्या चीज है? जैसे कि देखो मैंने लिख दिया H2O, क्या लिख दिया? H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 1। तो 2 और 1 3, यानी 3 अणु होंगे इसमें, 3 अणु होंगे इसमें। किसमें? इसमें सॉरी, पानी का एक अणु है, तो अणु तो ये हो गया, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये अणु हो गया, एक अणु। ठीक है भैया, 2 लगा दूं तो 2 अणु, और परमाणु का मतलब है जो गिनूं मैं, उन्हें गिनने लग जाऊं, यानी जैसे कि पानी का एक अणु हो गया। अब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें 3 परमाणु हैं। अच्छा भैया, इसमें बताना इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कैल्शियम लिख दिया, OH का होल 2H लिख दिया। इसमें कितने परमाणु हैं? तो देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 हो गए, तो 2 2 4 और 1 5, 5 परमाणु हैं इसमें। कितने परमाणु हैं? 5 परमाणु हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और समझाऊं? चलो एक एग्जांपल ले लेना। अमोनियम क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं? अब आप कहोगे हमें तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र ही नहीं पता, तो आप याद करना पड़ेगा, NH4Cl। इसमें कितने परमाणु हैं? तो क्लोरीन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन है 1, तो 4 सॉरी 1 और 4 5, 5 और 1 6, तो 6 परमाणु हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो चीजें लिखी हुई है, ये अमोनियम क्लोराइड के कितने अणु हैं, तो 1 अणु। कितने अणु?
एक अणु। और एक पॉइंट और याद रख लेना कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि परमाणु ग्रुप में मिलता है। देखो कितने सारे परमाणु हैं, अरे मिलके तो रह रहे हैं ये। देखो इसमें भी 3 परमाणु हैं, यहाँ भी पूरा खानदान लेके पड़े हैं। इसमें 6 परमाणु घुस गए, पूरा खानदान लेके पड़े हैं। इसमें 5 परमाणु घुस गए, पूरा खानदान लेके पड़े हैं। तो परमाणु जो है एकदम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उम्मीद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। भैया एक चीज और बता दो मुझे, परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन पूरा समझाऊंगा तो मजा आ जाएगा आपको। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि सूत्र हम देखते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम है तो Na लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं हम Na। तो ये एक परमाणु है, इसमें परमाणु कितना है? एक। अच्छा भैया तो ये एक परमाणु हो गया। Fe कितना है? एक, तो एक परमाणु हो गया। जितनी भी अक्रिया कैसे होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सारी अक्रिया कैसे होती हैं? तो ये भी एक परमाणु होती है। 2 परमाणु कैसे पहचानेंगे भैया? जैसे O2, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन को हमेशा ऐसे लिखते हैं हम। और ओजोन क्या है? ओजोन में O3 सूत्र होता है, तो ये 3 परमाणु होगी। और 4 परमाणु की होता है फॉस्फोरस, P4 लिखते हैं। और इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, S8 यानी इसे लिखेंगे सल्फर। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, ये सारी चीज़ें ये तो आप देख लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब सबसे बड़ा जो फंडा जो फंस रहा है वो यहाँ फंस रहा है, यहाँ पर फंस रहा है कि यार ये भैया आप जो बता रहे हो परमाणु, ये क्या है मामला है, फंस के आ रहा है। तो मैं बता दूं, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, तो इनके परमाणु क्रमांक है ना कि भाई हाइड्रोजन 1 पे, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे, बोरोन 5 पे। तो इस तरह से ये हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, आप जो है 30 तक याद कर लेना आप इन्हें। और इनके ये परमाणु भार हैं, परमाणु भार हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। अच्छा भैया जो आपने जो पीछे समझा रहे थे अभी, इसमें मैंने समझाया था आपको इस वाले में, प्राउस्ट के नियम में, कि मैंने O के नीचे 16 लिख दिया था। तो O के नीचे 16 इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो ये सारी चीजें आप इन्हें याद करना, जरा इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना। इतनी सी सारी चीज़ें आपको समझनी है इस वाले चैप्टर में, और बाकी सारी चीज़ें मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन इतनी चीज़ें फिलहाल इसमें समझो, ठीक है। और अब हम समझेंगे दोस्तों कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लो ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। मान लो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, जो भी है। अब मान लो इनसे आपके आणविक द्रव्यमान आपके एग्जाम में पूछ लिया, तो आप आणविक द्रव्यमान निकालोगे कैसे? भैया हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता। तो यार ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी कि जिंक के नीचे मुझे कितना लिखना है, यानी जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। भैया याद कैसे करेंगे? मैंने बताया ना यार अभी आपको, ये पूरा सिस्टम मैंने क्यों दे रखा है, पूरा सिस्टम मैंने क्यों दे रखा है। ये परमाणु क्रमांक ये रे, और परमाणु भार पूरे के पूरे ये रे। आराम से इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख दो, और यदि नोट्स चाहिए तो संपर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे आपको। ये सारे याद करने हैं, और जिन पे स्टार लगा हुआ ना उन्हें जरूर याद कर लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि आणविक द्रव्यमान बताओ, किसका बता दो, इसका बता दो, सूत्र लिख के दे दिया कि बताना जरा आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसके 3 हो गए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है। भैया हमें कैसे पता पड़ेगी? अरे भैया बता तो रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 14 के आगे 28। अच्छा तो ये याद करने पड़ेंगे, हाँ जी ये याद करने पड़ेंगे। सॉरी दोस्तों ये नाइट्रोजन, यार 1 मिनट, ये 28 हमने किसका देख लिया, ये सिलिकॉन का देख लिया यार, सिलिकॉन का। नाइट्रोजन 7 है, इसका परमाणु भार है 14, ठीक है, वो सिलिकॉन का देख लेते हैं गलती से, तो इसका लिख दिया 14, इसका 3, तो टोटल 17। समझ में आ गई। तो आणविक जो द्रव्यमान होता है या उसका इकाई द्रव्यमान होता है, उसकी मात्रा में हमेशा यू लिखते हैं, यानी यूनिट, ठीक है। तो समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। ये आणविक द्रव्यमान के पीछे यू लगाएंगे, और जब भी आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा जाएगा तो उसके पीछे हमेशा ग्राम लगा के चलेंगे,
ठीक है। अब आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे पानी में, ये पानी का वो है सूत्र, तो पहले तो इनका द्रव्यमान का अनुपात बता दो। द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, यानी हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है भैया, 2। 2 कैसे हो गया, आपने पढ़ाया हाइड्रोजन का 1 होता है यार, यहाँ पर 2 है ना, हाइड्रोजन 2 तो इसलिए 2 हो गया। और ऑक्सीजन का 16, तो काटा पीटी करी तो 1:16। अगर मैं आपसे पूछूं क्या पानी का आयतन का अनुपात बता दो, तो आयतन का मतलब होता है कौन कितना है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं तो 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 2:1। यानी कि वाटर के फॉर्मूले में जो आयतन है हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। अगर मैं पूछूं भैया पानी में हाइड्रोजन का कितना % होता है, तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 2 और ऑक्सीजन की होती है 16, तो टोटल हो गई 18। 18 में से कितना लेना है, 2 लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन पूछ रहा है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में मैं पूछूं कार्बन कितना है, तो ऑक्सीजन तो 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 32, और 32 और 12 44। 44 में से वो चीज़ ऊपर रखूंगा जो पूछ रहा है। ये मैथमेटिक्स है, आप जानते होंगे, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, आराम से कर लोगे, आराम से, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों जब भी आप ऐसे सूत्रों को देखते होंगे कि NaCl, KCl, MgCl2, क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि भैया ये NaCl जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसे हम कभी NaCl2 नहीं लिख सकते क्या? सोचो, इस चीज को मुझे जवाब दो, क्या इसे NaCl2 नहीं लिख सकते आप? तो नहीं लिख सकते, तो ये बात कैसे पता चलेगी? तो अभी हम सीखेंगे सूत्र बनाना। तो सोडियम के ऊपर +1 होता है, पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस के 2 होते हैं। भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ प्लस होता है कि कहाँ माइनस होता है और कितना कितना होता है? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। भैया कहाँ से याद करना पड़ेगा यार? सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, आपके पेज पर सारी चीजें लिख रखी हैं कि यदि सोडियम Na के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्लस का 1। अच्छा भैया, और आपसे क्लोरीन के बारे में पूछा जाए तो माइनस का 1। जो भी सारी चीजें यहां से आप देख लो, आराम से कर ले जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, खाली 20 तक याद कर लो, ज्यादातर आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। अब ये सारी चीजें अगर आपने याद कर ली हो, लिख ली हो, या फिर मेरे नोट्स आपके पास हो, तो अब मैं बताऊं सूत्र कैसे बनेगा। तो मान लो आपसे पूछ लिया कि भैया सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो सोडियम लिख लिया, क्लोराइड लिख लिया, तो सोडियम पर +1 और यहां पर -1, प्लस से माइनस कट गया, उत्तर आ गया NaCl। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, क्लोराइड के ऊपर -1 होता है, ये कट गया आपस में, उत्तर आ गया ये। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो Mg पर प्लस के 2 होते हैं और Cl पर माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस से 1 माइनस काट दोगे। ऐसा नहीं करना, क्या करना है, इसके 2 व्यक्ति, इस पर 2 है ना, इस पर 1 आदमी है, तो इसके 2 व्यक्ति यहां शिफ्ट कर दो, इसका 1 आदमी यहां शिफ्ट कर दो, ऐसे करके। और इसे नहीं ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो MgCl2 यानी 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बताओ समझ में आएगी नहीं? और ये सारी चीजें याद कर लेनी है कि सल्फेट के ऊपर होता है SO4 - 2। भैया ये क्यों याद करने हैं हमें? जैसे मान लो आपसे मैंने एग्जाम में पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि सोडियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, तो ये यहाँ पर सूत्र बनाने से आप आसानी से कर ले जाओगे इस चीज को। तो फटाफट से एक बार नजर मार लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेबोजियन ने। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट ने। निश्चित या फिर स्थिर अनुपात एक ही बात है। समीकरण संतुलन करना, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है, और डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, क्योंकि वो कहते रहे लास्ट तक कि भैया परमाणु को और नहीं तोड़ सकते। किसने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक 1 या 2 अक्षरों से बनेंगे? बर्जिलियस ने। हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, कॉपर को कैसे लिखेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे? डाल्टन के अकॉर्डिंग। जो आज के समय पर जो लिखते हैं वो बर्जिलियस के अकॉर्डिंग। पानी, ये मान लो ये सूत्र लिखा हुआ है 2H2O, तो ये पानी के 2 अणु हैं, इसमें 3 परमाणु हैं, इसमें क्या है 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सल्फर क्या होता है? ये बहुपरमाणिक होता है, जितनी बार अक्रिय गैस होती है वो 1 परमाणु होती है।
तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने। दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है, 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी सारी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। और ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना यार, इतने महंगे से महंगे बैच में मिल रहा है, मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। एक से एक महंगे बैच में मिलता है ये जो कंटेंट मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो 1 लाइक तो बनता है, और वीडियो को दबा के कर दो अपने दोस्तों में शेयर, और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट के हिसाब से चलता हूँ। कोई बच्चा की परेशानी होती है उसका जवाब भी मैं वीडियो के अंदर देता हूँ। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, यदि आपका भी टारगेट है ALP, टेक्नीशियन, JEE, ग्रुप D, DRDO। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।